People who are unhealthy have chosen to be unhealthy. People who are unhappy have chosen to be unhappy. सेक्स वर्कर या एक प्रोस्टिट्यूट को देखें तो आपके दिल में ये नहीं होना चाहिए छी ये क्या कर रही है। आपको पता है कि उसके घर में उसकी माँ कैंसर में है या उसकी बेटी ने खाना नहीं खाया 4 दिन, या क्या आपको पता है? नहीं पता है ना, तो आप जज मत कीजिए, किसी को भी जज मत कीजिए। आप एज अ करियर जो दरवाजा देखते हैं उस पर खटखटाते हैं, अगर वो दरवाजा आपके लिए है तो वो खुलेगा और उसके आगे के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। अगर आप किसी दरवाजे पे गए जिसके आप खटखटा रहे हो, सर पीट रहे हो, लात मार रहे हो, उसमें कुछ नहीं हो रहा, वो आपके लिए नहीं है। ये आपके दर्शकों के लिए बहुत बड़ा लेसन है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि चूज करते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे एक्टर बनना है, मुझे लॉयर बनना है, और सर फोड़ देते हैं। कोशिश करते करते इस दुनिया में 3 मंदिर है। सबसे बड़ा मंदिर जो है, नंबर 1, वो आपका शरीर है। दूसरा जो आपका मंदिर है वो आपका घर है, आपका परिवार है। तीसरा जो मंदिर होता है जहाँ पे आप जाके पूजा करते हो, ये आपका तीसरा मंदिर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरी सहेली पॉडकास्ट। मैं हूँ रूना आशीष। एक खास बात आपसे शेयर करने के लिए आई हूँ। 1968 में जब सुनील दत्त साहब और किशोर कुमार साहब ने सामने वाली खिड़की की बात कही थी तो धमाका हुआ था। गाना बड़ा खूबसूरत था। उसके बाद फिर एक बार खिड़की खुली और दैट वाज द ईयर वाज 1996। इस बार यश के जुबानी और उनके हाथों से ये खिड़की खुली है। विजय आनंद जैसे ब्यूटीफुल कलाकार देखने को मिले हैं और मुझे लगता है कि सुबह-सुबह जब खिड़की खुली, ये गाना बनने के बाद बॉलीवुड में कहीं कोई खिड़की खुली ही नहीं। कैसे हैं आप? थैंक यू। मॉडलिंग, एक्टिंग, यश, उसके बाद प्यार तो होना ही था। इतना सुंदर, इतना फ्लावरी करियर। उसके बाद मैंने आपको बहुत मिस किया और सुने तो ये भी आया कि कुछ 20 फ़िल्मों को आपने रिजेक्ट भी कर दिया। तो मेरे जैसे जो लोग थे जो आपके खूबसूरत पर्सनैलिटी को देखकर बहुत मोहित हुए थे। बहुत सारी इनफैक्ट लड़कियाँ जो मेरे सिस्टर्स या बड़ी दीदियाँ हुआ करती थी, वो बड़ी आपको पसंद किया करती थी, तो ये तो गलत किया आपने। एक्चुअल में क्या है ना कि कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और ज़िंदगी को नाप-तोल के जीते हैं, और एक उनका एक डिसीज़न होता है कि ऐसे करना है और वैसे करना है, और ये एक सही तरीका होगा, वो गलत तरीका होगा। मेरे साथ क्या होता है कि मेरी पूरी लाइफ़ मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ इंट्यूशन के बलबूते पर जी है। मतलब जो भी डिसीज़न मैंने लिया है, वो एक इंट्यूशन के ऊपर। तो इंट्यूशन आप समझते हैं कि ऐसा भी हुआ है कि मैं ट्रेन में बैठा हूँ चर्चगेट जाने के लिए, और ऐसा लगा दादर स्टेशन जैसे ही आया, ऐसा लगा यहाँ पे उतर जाओ। तो कोई लॉजिक नहीं है, आपको चर्चगेट जाना है, आप दादर में क्यों उतरेंगे? लेकिन मैंने कभी अपनी इंट्यूशन को क्वेश्चन नहीं किया और मैं दादर स्टेशन उतर गया। और जब उतरा तो ऐसा लगा कि वहाँ पे जैसे आप समझें लॉटरी लग गई या जैकपॉट लग गया, या कोई पुराना दोस्त जो 10 साल तक नहीं मिला था। ऐसा कुछ तो भी एक मैजिकल चमत्कार होना ही होना है अगर आप अपनी इंट्यूशन को फ़ॉलो करेंगे। तो जब आप मुझे पूछते हैं कि प्यार तो होना ही था के बाद मैंने 20 फ़िल्मों को क्यों ना कहा? तो उसका रीज़न सिर्फ़ एक ही था कि मेरी इंट्यूशन ने कहा कि अभी एक्टिंग बस करो। अभी तुम एक्टिंग अभी छोड़ दो। तो मैं इंट्यूशन को कभी क्वेश्चन किया ही नहीं, कितना भी बड़ा डिसीज़न हो। उस समय जो भी मेरे शुभचिंतक थे, जो भी मेरे दोस्त थे, जो भी मेरे फैन थे, उनको लगा कि मैं पागल हो गया हूँ। उनको लगा कि ये आदमी कर क्या रहा है, कि इतना बड़ा करियर, इतना अच्छा करियर, प्यार तो इन्हें था, सिल्वर जुबली थी। तो क्यों एक आदमी उस मकाम तक पहुँचने के बाद एक्टिंग छोड़ेगा? तो बहुत लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन किया, लेकिन मेरे पास इस सवाल का जवाब ही नहीं था, क्योंकि आप इंट्यूशन जैसी चीज़ किसी को लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो बस यही एक रीज़न था, और उसकी वजह से उस एक्टिंग छोड़ने की वजह से मुझे एक जो अल्टरनेट करियर मैंने चूज़ किया, आर्ट का बिज़नेस जो शुरू किया, पेंटिंग्स में डीलिंग करना, उसमें मैं आज वन ऑफ द टॉप 5 आर्ट डीलर्स इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में जाना चाहता हूँ एज़ एन आर्ट डीलर, एज़ एन आर्ट इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट। बहुत बड़े-बड़े बैंक्स आते हैं मेरे पास इन्वेस्टमेंट की एडवाइस के लिए। तो एक वो फ़ायदा हुआ, और उससे भी बड़ा फ़ायदा मुझे तब हुआ जब 2008 में मुझे कुंडलिनी योगा मिला, और मैं योगा, स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म की तरफ गया। और वो एक टर्निंग पॉइंट था जो मुझे फिर से इंट्यूशन ही लेकर गया उस तरफ। और आज मैं पूरी दुनिया में, भले रशिया है या चाइना है, यूरोप, अमेरिका, मेक्सिको, जमैका, ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहाँ से मुझे इन्विटेशन नहीं आते, जहाँ मैं नहीं जाता योगा सिखाने के लिए। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी रही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है, और मैं जहाँ भी हूँ, जैसा भी हूँ, एक ग्रैटिट्यूड है दिल में कि इतने सारे जीवन, क्योंकि हर इंसान एक जीवन में एक ही जीवन जीता है।
मुझे एक जीवन में कम से कम अब तक तो 20 जीवन जी चुका मैं। गरीबी भी देखी, मिडल क्लास भी देखा, अमीरी भी देखी, बहुत ज़्यादा अमीरी भी देखी, तो वो 4 जीवन तो उधर ही हो गए। एक्टिंग का करियर देखा, वो एक अलग जीवन होता है। एज़ एन एक्टर आपके जो दोस्त होते हैं, आपकी जो प्रायोरिटीज़ होती हैं, आपकी जो लाइफ़स्टाइल होती है, वो एक अलग लाइफ़ होता है। एज़ आर्ट डीलर जो आपकी फ्रेंड सर्कल पूरा चेंज हो जाता है, आपकी लाइफ़ चेंज हो जाती है, आपकी ट्रैवलिंग चेंज हो जाती है। और फिर एज़ अ योगा टीचर मतलब इतना ट्रैवलिंग एज़ टू टीच योगा चाइना में, रशिया में, इन सब जगह में जाने को मिला, तो वो एक अलग 3 लाइफ़ हो गई। तो मैंने तो अब तक 20 लाइफ़ जी चुका हूँ। और ये एक बहुत बड़ा लेसन है कि आप सिर्फ़ एक जीवन जीकर संतुष्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो पॉसिबिलिटी देखिए कि एक जीवन में आप 20 जीवन से भी ज़्यादा जी सकते हैं। ओह! व्हाट अ ब्यूटीफुल वे ऑफ पुटिंग इट। लेकिन स्टिल आपके बहुत सारे फैन्स थोड़ा-सा मायूस हुए थे। इनफैक्ट मैं सच कहूँ तो सिंस मुझे जर्नलिस्ट बनना शायद मेरी किस्मत में था, तो मैं तब से लोगों को ऑब्ज़र्व करती आती थी और मैं सोचती थी कि इतना अच्छा हीरो, इतना गुड लुकिंग हीरो इतने सारे ऐड कर चुका है। फिर ऐसी क्या रुसवाई हो गई इस फ़िल्म इंडस्ट्री से जो आप कहीं और की तरफ आपने रुख कर लिया। बुरा नहीं है रुख करना, पर वो एक मायूस हो गए थे वो दर्शक। आज उसका उनके दिल पर, उनके ज़ख्मों पर मरहम रख दीजिए भई। अब वापस आ गए सिया के राम से शुरुआत हुई वापस, उसके बाद बड़े मियाँ छोटे मियाँ की, सिद्धार्थ मल्होत्रा की, आर आडवाणी की, शेरशाह की, फिर बहुत सारे शो किए एक्चुअली पिछले 4-5 साल में बहुत काम किया, अभी भी कर रहा हूँ। अभी एक मराठी फ़िल्म है ये रे रे पैसा, उसमें मेन विलेन का रोल है। अभी एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी क्रैक विद्युत जी, जामवाल और तो अर्जुन उसमें रामपाल। अर्जुन रामपाल, उसमें भी मेन विलेन का रोल था। तो अब आ गए हैं वापस एक्टिंग की जो भूत था वो वापस चढ़ गया है, मज़ा आ रहा है एक्टिंग करने में। अच्छा-अच्छा काम मिल रहा है, अच्छे-अच्छे लोग जुड़ रहे हैं। तो ये एक अलग जर्नी है, इसको वापस एन्जॉय कर रहे हैं। इंट्यूशन की मैं अगर आप जैसे बता रहे हैं, तो क्या इस बार भी इंट्यूशन हो गया था कि चलो अब विजय आनंद पार्ट 2 और 2.0 होने हुँ, वाला है फ़िल्म हुँ। इंडस्ट्री का? अब ये विजय आनंद 2.2 विजय आनंद एक्टर 2.0 चालू हो गया। इसका इंट्यूशन आपको दिल से आया था या नहीं, मुझे बुलाया गया था सिया के राम के रोल के लिए और जैसे ही मेरा जो योगा का कोर्स था वो कंप्लीट हुआ, तब इतना लंबा कोर्स चला वो और मेरा एक फ्रेम ऑफ माइंड जो था उस समय इतना मेडिटेशन करके दिन का 12-14 घंटा तपस करके कि दाढ़ी इतनी लंबी हो गई थी, मतलब यहाँ तक थी। तो जब मेरी फ़ोटो देखी इन्होंने निखिल सिन्हा जी ने सिया के राम की जी। कास्टिंग के लिए, तो उन्होंने मुझे बोला आप प्लीज़ आइए मिलने के लिए। मैंने बोला भैया 17 साल हो गए एक्टिंग नहीं की, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। बोला आप आके कॉफ़ी पी लो ना। मैं बोला तुम मैं भी सोचा ठीक है किसी को रिस्पेक्ट देने में कोई अपना नुकसान होता नहीं, तो मैं उन्हीं उनकी इज़्ज़त करके उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए चला गया। लेकिन जब वो मैंने रोल सुना, तब तक मैं योगा टीचर बन चुका था। मैं मतलब ऑलरेडी 6-8 साल सिखा रहा था लोगों को योगा, इतना ट्रैवलिंग कर रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि जनक का जो कैरेक्टर है, यस। उस कैरेक्टर के ज़रिए एक अलग स्पिरिचुअलिटी कि एक आदमी योगी और राजा दोनों हो सकता है। क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि अगर आप योगी बन गए और आपने स्पिरिचुअलिटी को एब्ज़ॉर्ब किया, तो आपकी लाइफ़ खत्म। आप ड्रिंक नहीं कर सकते, आप सिगरेट नहीं पी सकते, आप नॉन-वेज नहीं खा सकते, आप पार्टी नहीं कर सकते, आप महँगी गाड़ी में नहीं घूम सकते, आप बिज़नेस क्लास में ट्रैवल नहीं कर सकते। मैं बोलता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप जनक को देखो, वो राजा थे। राजा होते हुए भी वो योगी थे। तो आप भोगी होकर एक सांसारिक जीवन में रहकर भी आप एक अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और योग का जीवन जी सकते हो। जो और मैं यही सिखाता हूँ लोगों को कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं अगर योगी बन गया, अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ गया, तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा। क्योंकि लोग डरते हैं स्पिरिचुअलिटी डरते हैं। तो वो भय को, उस डर को निकालने का मेरा काम है कि बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, फिलॉसफी है स्पिरिचुअलिटी की, जिसमें आप एनलाइटनमेंट आपको प्राप्ति होने के बाद, वो ज्ञान समझने के बाद भी आप लाइफ़ का रस जो है, जो कुदरत आपको देती है, जो आपको संसार देता है, जो आपको माया माया जो आपको अगर भोगना है, तो माया में रहकर भी आप योगी हो सकते हैं और बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि मैं तो जी रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को। एग्ज़ैक्टली, आपसे ज़्यादा और चरितार्थ होते हुए मैं देख नहीं रही हूँ, लेकिन इसमें भी मुझे ना आपसे बातचीत करते-करते एक थोड़ा-सा विरोधाभास लगता है। पुरुषों के लिए अ, एक सोच ये आती है कि अरे! अगर ये योग या योगी बन गया है, तो ये शायद सन्यासी बन जाए। महिलाओं की जब बात आती है, तो उनसे शायद कोई क्लियर कोई पिक्चर नहीं की जाती कि आप योगिनी अगर हैं, तो इसका मतलब
आप ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। क्या ये एक विरोधाभास स्वरूप नहीं है जो एक समाज में फैला हुआ है कि महिलाओं का स्पिरिचुअल होना स्टिल एक्सेप्टेड हो जाता है, पुरुषों का स्पिरिचुअल या योगी होना अभी भी थोड़ा-सा बंधन वाली बात आ जाती है। हो सकता है मैं गलत सोच रही हूँ। नहीं, नहीं, इसमें कोई क्लेश नहीं है, कोई विरोधता नहीं है इसमें। प्रॉब्लम क्या होता है कि मैं आपको मेरी फैमिली का एक उदाहरण देता हूँ कि हमारी एक फैमिली की सदस्य हैं, जिनको एक सत्संग का एक पार्ट वो एक कम्युनिटी की हिस्सा बन गई और वो पूजा पाठ में लीन हो गई एकदम। वो जो थी इतनी मग्न हो गई अपने स्पिरिचुअलिटी में, अपने पूजा पाठ में कि दिन भर वही करती थी और जैसे ही शाम के 5 साढ़े 5 बजते थे वो चली जाती थी सत्संग में बैठने के लिए और रात को लेट आती थी। अब उससे क्या हुआ उनका जो सांसारिक जीवन था, उनका जो परिवार था, वो पूरा अस्त-नष्ट हो गया। हस्बैंड नेग्लेक्टेड हो गए क्योंकि हस्बैंड को टाइम ही नहीं दिया। 3 बच्चे थे, वो नेग्लेक्टेड हो गए। उनकी तीनों की लाइफ बर्बाद हो गई। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ज़िंदगी में, इस दुनिया में 3 मंदिर हैं, 3। सबसे बड़ा मंदिर जो है नंबर 1 वो आपका शरीर है। आपका शरीर जितना बड़ा मंदिर है, जिसकी आपको देखभाल करनी है, जिसको आपको नर्चर करना है, नरिश करना है, जिसके बारे में आपको जो बन पड़े करना है, ये सबसे बड़ा मंदिर है। दूसरा जो आपका मंदिर है वो आपका घर है, आपका परिवार है। आज मेरी बीवी है, मेरी बच्ची है, इससे बड़ा मंदिर कोई नहीं है। मेरे अपने घर से ज़्यादा बड़ा मंदिर कोई नहीं होता। तीसरा जो मंदिर होता है जहाँ पे आप जाके पूजा करते हो, जो आपका गुरुद्वारा हो गया, जो आपका मस्जिद हो गया, जो आपका चर्च हो गया, ये आपका तीसरा मंदिर है। तो आप इस मंदिरों ये जो 3 मंदिर हैं आपकी ज़िंदगी में, इनको आप प्रायोरिटी वाइज़ देखो और उसके हिसाब से आप अपना जीवन व्यतीत करो। क्योंकि अगर आपने ऊपर-नीचे कर दिया, तो जो एक सिस्टम है, जो नियम है, उस नियम के विरुद्ध आप चले जाओगे। आपका नियम आपकी ज़िंदगी तो बर्बाद होएगी, आपके आजू-बाजू में जो है वो भी अनहैप्पी हो जाएँगे। बाप रे! आप एक-एक बात करते हैं कि आपको एक एक इंट्यूशन सा होता है। तो ये जो इंट्यूशन है ये आपको दिखाई देता है? आपके कानों में कोई कह के जाता है या आपको ऐसे संकेत मिलते हैं? एक नोइंग होती है वो कि आपको पता है कि अभी आप खड़े हुए हैं तो आपको लेफ्ट लेना है कि राइट लेना है। उसमें आप सोचते नहीं हैं कि आपको क्या करना है, ये आपको कोई मैसेज नहीं आता या दिमाग में नहीं आता, बस आपको मालूम है आपके पैर जो हैं अपने आप सही दिशा की ओर चल पड़ते हैं। कभी-कभी इंट्यूशन क्या करता है, बहुत गेम खेलता है आपके साथ कि आपको बोला कि आप लेफ्ट लो और चलते जाओ और आप लेफ्ट लेके चलेंगे और आप खड्डे में गिर जाएँगे, आपका पैर टूट जाएगा। लेकिन वो जो एक घटना घटती है आपके साथ आपकी इंट्यूशन की वजह से, आगे जाके आपको पता चलेगा कि वो आपके लिए बहुत ही अच्छा था। आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो इसीलिए जब वो आपका पैर टूटता है, तो आपको दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि मेरे साथ बुरा हुआ। आपके साथ कभी भी कुछ भी बुरा होता ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या होती है कि कुछ भी जो दुर्घटना होती है, जो एक ट्रेजेडी होती है लाइफ़ की, जो भी आपके साथ बुरा होता है, सबके साथ होता है। होता है। वो आपको एक सीख, एक लेसन सिखाने के लिए आता है। एक तो वो रीज़न है और दूसरा आपके कर्म है। अगर आपने बुरे कर्म किए तो आपके साथ बुरा होगा, ठीक है? हाँ, तो वो कर्म को अभी साइड में रखते हैं। हाँ। लेकिन जो आपकी सीख है, जो आपको सिखाने के लिए जो दुर्घटना घटी है, जो भी आपके साथ हुआ है, जो बुरा हुआ, अगर आपने वो सीख ले ली, आप वो सीख गए और आप वो समझ गए, तो जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम तो चली जाती है, लेकिन आपका स्टेटस जो स्पिरिचुअल जो अवेयरनेस है, जो आपकी एक लेवल ऑफ एनलाइटनमेंट है, जो आपका विज़डम है, हुँ, जो आपका ज्ञान है, वो यहाँ से और ऊपर हो जाता है। फिर एक दुर्घटना घटती है, फिर कुछ ट्रेजेडी होती है, फिर आपके साथ कुछ बुरा होता है। अगर आप उसके साथ एक इन्वॉल्व होके दुखी नहीं हो जाओ, इसके साथ अगर आप वो एक जो होता है ना, एक आपके साथ कुछ पेनफुल हुआ और आप ही पेन बन गए, तो ऐसे नहीं करना है। आपको उस पेन को देखना है कि आप मुझे क्या सिखा रहे हैं और उससे वो सीख लो और उससे आगे बढ़ो। इस तरह से आप यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फाइनली आप सीधे मोक्ष की तरफ पहुँच जाते हैं। उफ़! आप कुंडलिनी सिखाते हैं, कुंडलिनी योग सिखाते हैं, पूरी दुनिया में आपका नाम इसी नाम से चर्चित हो जाता है। आम लोगों को बताइए कुंडलिनी क्या होता है? तो कुंडलिनी योगा की अगर बात करें तो ये एक ऐसा ज्ञान है, साइंस है
जिसकी वजह से मेरी पूरी लाइफ़ चेंज हो गई। मतलब जिस दिन मैं अपना पहला कुंडलिनी योगा क्लास किया, उस दिन मैं 3 पैकेट सिगरेट पीता था। ऑलमोस्ट हफ्ते में 5 दिन मेरी दारू होती थी, जुआ खेलते थे, लेट नाइट्स होते थे, हेल्थ भी अच्छी नहीं थी। लेकिन जो मैंने मेरी पहली क्लास की कुंडलिनी योगा की, उसके बाद जो ऐसे एक रियलाइज़ेशन हुआ कि सब कुछ जो किया था वो गलत था, लेकिन वो एक सीख थी, वहाँ से सीख लो, अब एक नया चैप्टर शुरू करो। और वो एक सेशन, 1.5 घंटे का जो एक सेशन था, उससे मेरी पूरी लाइफ़ चेंज हो गई। और मुझे इतना उसका एक प्रभाव हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि ये अब और करना चाहिए, अपने आप को और सुधारने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए। इसीलिए मैंने फिर उसका एक टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स आता है, जो ऋषिकेश में होता है 26 दिन का। उसके लिए टीचर्स आते हैं, अमेरिका से आते हैं। और जो मैंने वो 26 दिन किया, फिर उसके बाद और किया, उसके बाद और किया। उतनी जो 1.5 महीना मेरा गया उसके अंदर, जब मैं बॉम्बे वापस आया, तो मेरा जो बेस्ट फ्रेंड थे, वो मुझे देखकर मुझे पहचान नहीं सकते थे, मेरा पूरा फेस चेंज हो गया था। तो अच्छा। कहने का मतलब ये है कि मुझे इतना फ़ायदा हुआ उससे, इतना मुझे पर्सनली इतना उससे बेनिफिट मिला कि मुझे ऐसा लगा कि कार्मिकली मेरा ये कर्म है कि अब मैं ये ज्ञान लोगों तक लेकर जाऊँ, उन्हें सिखाऊँ, ताकि मुझे जो फ़ायदा हुआ अब उन्हें भी हो। इसीलिए मैंने सिखाना शुरू किया। ओके। और आपको ऐसे देखकर समझ में आ जाता है कि इससे कितनी ज़रूरत है? कोई भी आपके पास सीखने आ रहा है, तो इसे इसकी कौन-सी कुंडलिनी जागृत नहीं है या इस पे ज़्यादा दुखी है ये वाली कुंडलिनी, या मैं आपको देख के आ जाता है, ऐसा होता है क्या? होता है। सो हाउ डू यू गो अबाउट इट? ये अगर आप 10 लोगों को सिखा रहे हैं, तो जहाँ तक मुझे समझ में आता है, हर एक का पर्सनल आप उस पर ध्यान देते हैं। इतने सारे लोगों में जब आपके पास 100 के आस-पास लोग सीखने आते हैं, तब कैसे मैनेज होता है? मैं जब 800 की क्लास सिखाता ना, 800 लोगों की, उसके बाद नॉर्मली क्लास के बाद आधा घंटा, पौने घंटे की एक लाइन होती है मुझे मिलने की, गले लगाने की, बात करने की, फ़ोटो खिंचाने की। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि वो 800 लोगों में से किसी ने भी ये करके ये कहा कि आज की क्लास मेरे लिए नहीं थी। मतलब टॉपिक एक है, जो भी टॉपिक है, जिस पे भी मैंने बात की, जो भी मैंने कहा, लेकिन जो भी लाइन में आते हैं, यही कहते हैं कि आपने आज जो भी किया, वो मेरे लिए ही था। तो अभी इसमें मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे में इतना पावर है, ये नहीं, वो तो बात होती नहीं है, क्योंकि ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये आप सिर्फ़ एक माध्यम होते हैं चैनलिंग का, तो इसमें आप क्रेडिट ले ही नहीं सकते। जिस दिन आपने इस बात का क्रेडिट लिया, ये जो भगवान ने आपको ये वरदान दिया है, वो वरदान छीन लेगा। आपको ये हम्बली एक्सेप्ट करना है कि आप कुछ भी नहीं हैं, और ये हकीकत है, ये बोलने की भी बात नहीं है। ये ऐसी नहीं है कि एक डायलॉग है, अच्छा सुनने में आता है कि भई मैं कुछ नहीं हूँ, ऐसा नहीं है, ये हकीकत है कि अगर आपको ये घमंड आ गया कि आपने किसी को हाथ लगाया और वो हील हो गया, सपोज़िंग अगर आपको ये घमंड आया कि आपने 800 लोगों को सिखाया और 800 लोगों की लाइफ चेंज हो गई, सब रो रहे थे, सबको ऐसा लगा कि आज उनके साथ करिश्मा हो गया। ये आपने को अगर वो एक अहंकार आ गया, तो 1 सेकंड में, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 1 दिन में, आधे घंटे में, 1 सेकंड में आपकी वो सारी पावर चली जाएगी। वो पावर आपको दी गई है, आप आपके कर्म की वजह से, आपकी अपनी अच्छाई की वजह से, और कहीं न कहीं जो जिस पावर के पास वो पावर है, आपको वो पावर देने की, उसको पता है कि आप उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। इसीलिए वो ये पावर हर कोई को नहीं दी जाती। आर यू द चोज़न वन? ऑफ कोर्स 100%। नहीं तो मेरे साथ जिस तरह के एक्सीडेंट हुए हैं मेरी बाइक के ऊपर, गाड़ी में, वो अगर आप उस बाइक को देखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको 1 सेकंड के लिए डाउट नहीं आएगा कि ये आदमी ज़िंदा था या गया हो। मुझे एक खरोंच भी नहीं है। तो पावर तो है ही। दैट्स रियली शॉकिंग एक्चुअली। जब आपने शुरुआत की अपने प्रोफ़ेशनल करियर की, मॉडलिंग के करियर की, उस समय में ऐसा लगा था कि मेरी ज़िंदगी चेंज होने वाली है? नहीं, ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। मतलब जैसे जो सामने आया, वो देखा, वो किया। क्योंकि अनपढ़ थे, पढ़ाई-लिखाई के पैसे थे नहीं, बहुत गरीब थे, तो पढ़ाई-लिखाई हुई नहीं। तब जब आदमी ने पढ़ाई-लिखाई नहीं की, और उस मतलब आपको ऐसे सुनने में आया कि अगर आपको ड्राइवर की नौकरी करनी है, उसके लिए भी ग्रेजुएशन चाहिए। मैं तो अनपढ़ था। तो भगवान ने एक हाइट दी थी, लुक दिया था, तो
लगा कि मॉडलिंग ट्राई करते हैं। ट्राई क्या करता है, जिस दिन फ़ोटो सेशन किया पहला, पहले दिन से मुझे ऐड मिलने शुरू हो गए थे। मतलब अरे वाह! पहले दिन, ऐसे नहीं कि द एक दिन वेट करना पड़ा, वो फ़ोटो सूख रहे थे। उन दिनों आज की जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं थी कि आप फ़ोटो खींचो और आपके लैपटॉप पे आता है। वो फ़ोटो खींच के फ़ोटो सूखते थे ड्रायर रूम में, रेड रूम में। हुँ, हुँ। मेरा फ़ोटो सूखा भी नहीं था जब मुझे कैडबरीज़ 5 स्टार का ऐड ऐड मेरे को फाइनल कर दिया। वो लड़की ने देखा, हाँ, इसको कैडबरीज़ 5 स्टार के लिए परफेक्ट है। वो मेरा पहला ऐड था। हाँ, 1 हफ्ते के अंदर-अंदर फ्रेश वन करके ऐड था, जिसमें मनीष मल्होत्रा जो आज के बहुत बड़े टॉप के डिज़ाइनर हैं, वो भी थे मेरे साथ। फिर इस तरह से 400 ऐड किए मैंने। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ लाइफ़ में कि आप एज़ अ करियर जो दरवाज़ा देखते हैं उस पे खटखटाते हैं। अगर वो दरवाज़ा आपके लिए है, तो वो खुलेगा और उसके आगे के सारे दरवाज़े खुल जाएँगे। अगर क आप किसी दरवाज़े पे गए, जिसके आप खटखटा रहे हो, सर पीट रहे हो, लात मार रहे हो, उसमें कुछ नहीं हो रहा, वो आपके लिए नहीं है। वो दरवाज़ा छोड़ के दूसरा, ये आपके दर्शकों के लिए बहुत बड़ा लेसन है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि चूज़ करते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे एक्टर बनना है, मुझे लॉयर बनना है, और दिल सर फोड़ देते हैं, मतलब कोशिश करते-करते कि मुझे यही करना है, और इतनी मेहनत भी करते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ आज क्लियरली कि जो दरवाज़ा आपके लिए है, वो एक बार आप उसको टच भी करेंगे वो खुल जाएगा। जैसे कि मेरे साथ मॉडलिंग में हुआ, जैसे कि मेरे साथ योग में हुआ। आज योगा मैंने जब सिखाना शुरू किया, 1 साल के अंदर-अंदर वर्ल्ड के सबसे बड़ा जो योग उत्सव होते हैं, हुँ, अगर आप योगा 30 साल से सिखा रहे हो तो आपको नहीं बुलाएँगे। मैंने 1 साल भी नहीं हुआ था सिखा के, जब मुझे वर्ल्ड के सबसे बड़े-बड़े योगा फेस्टिवल, बाली स्पिरिट फेस्टिवल, चाइना योगा फेस्टिवल, रशिया योगा फेस्टिवल, कितने सारे बड़े-बड़े योगा फेस्टिवल 1 साल के अंदर-अंदर आना शुरू हो गए थे। वो दरवाज़ा था, उसको हुँ, मैंने एक बार टच किया, ऐसे खटखटाया भी नहीं, सारे दरवाज़े खुल गए। तो एक्टिंग में ऐसा हुआ, आर्ट का जो मेरा बिज़नेस है एडवाइस करने का, लोगों को उसमें भी वही हुआ। शुरुआत बहुत छोटे तरीके से की थी, लेकिन 2, 3, 4 साल के अंदर-अंदर वर्ल्ड के जो टॉप सबसे बड़े-बड़े डीलर थे, सबसे बड़े-बड़े कलेक्टर्स थे, क्रिस्टीज़, सोथेबीज़, आस्था गुरु, सैप रेनाल्ड, सब जानते थे मुझे, और सब इज़्ज़त करते थे कि हाँ, इसको कुछ पता है। तो वो दरवाज़ा भी था। तो वो ये इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। और आपको ये समझना चाहिए, दर्शकों को ये समझना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि ज़िंदगी एक्चुअल में बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी है। ऐसे ख़त्म हो जाती है। करेक्ट। तो आप इसमें कितना टाइम वेस्ट करेंगे? क्या करना है आपको? जितने अच्छे कर्म कर सकते हो करो, जितना सीख सकते हो, क्योंकि जितना आप ज़्यादा सीखोगे, अगले जन्म में साथ में लेकर आओगे। तो सीखो, अच्छे कर्म करो, लोगों को जितना हेल्प कर सकते हो, जिसके लिए भी कुछ कर सकते हो, जिसके लिए भी जो भी कुछ कर सकते हो, करो। भले उसको पता चले कि ना पता चले। जैसे कि अब मैं मुझे कोई अपना एक अस्पताल दिखा रहा था, जहाँ पे जिनकी स्पाइन इंजरी होती है, वो लोग जी। अपाहिज हो जाते हैं, पैरालाइज़ हो जाते हैं। तो मैं जैसे ही अंदर गया, मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसमें से कुछ लोग इतने यंग थे, मतलब हार्डली 12 साल के। एक इतना हैंडसम लड़का था, जो 22-23 साल का होगा, इतना गुड लुकिंग था। और अब मुझे ऐसा लगा कि मैं इसके लिए क्या करूँ? तो और तो क्या करूँगा? आशीर्वाद देने के अलावा क्या करूँगा? अब वो मुझे पहचानता भी नहीं है। तो लेकिन इतना अंदर से लगा कि इससे कुछ देना है मुझे, तो अब क्या करूँ? तो एक बहाना बनाकर गया, उससे कुछ पूछने के भी सारे ब बहाने, उसको उसके शोल्डर पे मैंने ऐसे हाथ रखा और उसको कुछ पूछा, और फिर बस वहाँ से निकल गया। निकल के गाड़ी में बैठ के रोया मैं, क्योंकि बहुत मुझे दुःख हुआ ये सब देख हुँ, के। लेकिन उस समय मुझे देना था, उसे आशीर्वाद देना था कि तू जल्दी ठीक हो जाए। तो आपके अंदर वो अगर भावना 24 घंटे जागृत है, आप सपने में भी ये सोचते हैं कि आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। वो विशुद्धि चक्र जो होता है, उसमें अगर वो आपका विशुद्धि चक्र खुला होता है, तो ही आप में वो भावना आती है। अच्छा। तो अगर आपके अंदर वो भावना है, तो आप अपने आप को 24 घंटे हील कर रहे हैं, क्योंकि वो भावना आपके लिए ही आपको हील करती रहती है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाउ ब्यूटीफुल। तो वो भावना अंदर जागृत करना, अपने आप के अंदर जागृत करना, वो एक मतलब मैं एक जैसे बोलता हूँ 4 स्टेजेस होते हैं एनलाइटनमेंट के। तो ये आपका
तीसरा स्टेज है। प्लीज़, प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए, जानना भी चाहूँगी मैं और दर्शक भी जानना चाहेंगे। तो अगर आपने कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस किया, जैसे कुंडलिनी योगा, ज़िक्र करके एक मेडिटेशन आता है, जो इस्तांबुल से शुरुआत हुई थी, जहाँ पे ज़िक्र हो गया, कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप कीजिए, तो आपके पहले जो 3 चक्र हैं, उसमें जो कचरा है, जो गुस्सा है, जो क्रोध है, जो दुःख है, जो एक ट्रॉमा जो भी है, जो भी आपके अंदर पहले 3 चक्रों में नॉटेड बन नॉट बन के, गाँठ बनकर जो पड़ा हुआ है, जो आपके जीवन को एकदम अस्त-व्यस्त कर रहा है, पूरा सत्यानाश कर रहा है, वो सब बाहर आता है। तो वो जब एक बार क्लियर हो गया, तब आपका एक ग्रोथ होती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ में आप अनाहत चक्र की तरफ आते हैं, जो मेरी कंपनी का नाम भी अनाहता है। तो जी, अनाहत चक्र जब आपका जागृत होता है, तो उसमें फर्स्ट स्टेज ऑफ एनलाइटनमेंट, ये सब मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, ना ही किसी गुरु से सुना, मेरा गुरु तो वैसे है भी नहीं। अ, ये मुझे खुद को इस बात का एहसास हुआ, क्योंकि ये सब मेरे साथ ही घटा था, तो मुझे इस बात की समझ उस तरीके से आई। तो अनाहता चक्र जब आपका एक एक्टिवेट होता है, जब वो जागृत होता है, तो आपके अंदर एक भावना जो एक उत्पन्न होती है, वो ये होती है कि आपके लिए हर एक प्राणी, हर एक पक्षी, हर एक इंसान, आपको उन्हें सिर्फ़ प्यार देना है। इट्स अ हार्ट चक्र, इट्स अ चक्र ऑफ लव। तो उसमें आप भेदभाव नहीं करते कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये काला है, ये गोरा है, ये औरत है, ये मर्द है, ये वो एक फ्लोइंग एनर्जी बन जाती है आपकी, और आपको सिर्फ़ प्यार देना है बस, और कुछ नहीं, आपको किसी से कुछ चाहिए भी नहीं। ऐसा नहीं कि मैं आपको दे रहा हूँ तो आप मेरे को क्या देना है। आप भले ही मुझे हेट्रेड दो, आप मेरे साथ दुर्व्यवहार करो, कुछ भी करो, लेकिन मेरी तरफ से आपके लिए प्यार ही आएगा, और वो एक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी ही है, उसमें कोई, जैसे कि नल का खोल दिया आपने, अब इसको बंद नहीं कर सकते। तो वो फर्स्ट स्टेज ऑफ एनलाइटनमेंट होता है। फिर आपने और मेहनत की, आपने और कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस किए, और आपने तपस किया, और अपने आप को सात्विक बनाया, तो आपका विशुद्धि चक्र खुलता है। और जब विशुद्धि चक्र खुलता है, तो आपको ऐसा लगता है कि मेरा पूरा जीवन अब मेरा है ही नहीं। मेरा नहीं है, मेरी बीवी का नहीं है, मेरे बच्चों का नहीं है, मेरे परिवार का नहीं है। ये जीवन सिर्फ़ धरती माँ और सेवा, जनता की सेवा, लोगों की सेवा के लिए है। और इसमें आपने कोई सैक्रिफ़ाइस नहीं किया, ये आपको एक वरदान मिला है, कि एक ब्लेसिंग है कि आप ऐसा सोचते हैं। फिर आप थोड़ा और प्रैक्टिस करो, और आप मेहनत करो, और आप तपस करो, तो आपका अज्ञा चक्र खुलता है। तो ये खुलने पे आपको पूरी सृष्टि, एक मैट्रिक्स डिकोडेड जिसको बोलते हैं, आपको एक मैट्रिक्स की डिकोडिंग आपको समझ में आती है कि ये माया एक्चुअली है क्या? ये सृष्टि एक्चुअल में है क्या? और आपको वो जो लाइट है, जो एक प्रकाश है, उस एकदम सामने से दिखता है, एकदम क्लियरली दिखता है। तो वो अग्नि चक्र का ओपनिंग होगा। फिर आप और मेहनत करो, तो आपका सहस्त्र चक्र खुलेगा, और जब ये खुलता है, जो वो प्रकाश आपको दिख रहा था, आप उस प्रकाश के भाग बन जाते हैं। अब स्पिरिचुअल की बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। क्या इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी होती है? क्या ऐसा कहते हैं ना कि अभी यहाँ से इतना समय मैं ध्यान करने वाला हूँ या ध्यान करने वाली हूँ। क्या इसकी भी कोई दिनचर्या होती है? शुरुआत में होती है, जब आप एक स्टूडेंट हैं, जब आप सीख रहे हैं, जब आप उस जर्नी में आप नए-नए हैं, जब आपको एक बहुत कुछ काम करना बाकी है, हुँ। तो उस वक़्त आपको एक नियम है, एक टाइम है उठने का, ब्रह्म मुहूर्त, आपको क्या करना है, क्रियाज़ हैं, ये है, वो सब आपको करना है। एक स्टेज आता है जब आपने कुछ नहीं किया, तो भी आपका जो वो हीलिंग प्रोसेस है, जो एक ग्रोइंग प्रोसेस जो है, वो एक एवोल्यूशन प्रोसेस जो है, वो कंटिन्यू चालू ही रहता है। वो एक ऐसा बुलेट है ना, जैसे वो बंदूक से गोली मारते हैं, तो वो वापस नहीं आ सकता। नहीं। तो आप एक पॉइंट पे आते हैं जब आपकी वो एक जर्नी इतनी डिफाइन हो जाती है कि अभी आप कुछ भी करेंगे तो आप वो सही दिशा में ही जाएँगे। आपको रोज़ उठ के मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता हूँ। लेकिन एक स्टेज आ जाता है जब आपने अगर नहीं किया, मिस हो गया, आपने एक ड्रिंक ले लिया, या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि वो एक अवेयरनेस के साथ होता है। जो भी आप अगर कोई गलत काम भी करते हैं, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे चाय के बारे में। अगर आप चाय भी पी रहे हैं, आपको पता है ज़हर है, आपको पता है एसिडिक है, आपके लिए बुरी है, लेकिन वो एक अवेयरनेस के साथ में अगर आपने लिया, तो उसमें भी आपको नुकसान होगा ही नहीं। ऐसा भी होता है? तो एक कहा जाता है कि अगर आपकी
जैसे बोलते हैं आज का अगर किसी देश का युवा अगर उसे किसी बात को लेकर गुस्सा नहीं आता है या वो तमतमा नहीं जाता है गलत बात को देखते हुए, तो उस देश का भविष्य प्रश्न चिन्ह में आ जाता है। तो क्या उम्र के साथ इस स्पिरिचुअलिटी को भी या स्पिरिचुअलिज्म का भी मायने बदलते हैं? युवा अवस्था में क्या गुस्सा होना बहुत ज़रूरी है? और समय के साथ क्या शांत होते जाना बहुत ज़रूरी है? क्रोध मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि मेरे अंदर इतना क्रोध था कि जब रवि चोपड़ा आज से 30 साल 35 साल पहले जब रूम में आए, उनको पूछा गया था कि बेसिकली उनको बुलाया था कि आज कास्टिंग पे बैठेंगे रामायण की, जो बी.आर. चोपड़ा ने बनाई थी। तो वो रूम में अंदर आए और जैसे ही अंदर आना शुरू किया, पहले बोला, "अरे! एक काम करो, विजय आनंद का नाम लिखो लक्ष्मण के लिए।" तो सब हैरान हो गए, बोले, "ये क्या है? मतलब रामायण में मतलब राम ज़रूरी है कि लक्ष्मण ज़रूरी है? राम की तो कास्टिंग हुई नहीं।" हैं? तो उनके जो एक एडवाइज़री थे, 25 लोग थे रूम में, तो उनमें से एक ने हिम्मत जोड़ी, बोला, "सर, पहले राम की कास्टिंग कर लें, और वैसे भी लक्ष्मण के लिए और भी ऑप्शन हैं हमारे पास।" तो उनका एक सिंपल सा जवाब था, बोला, "शट अप!" विजय आनंद से ज़्यादा गुस्से वाला आदमी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। वो लक्ष्मण के लिए परफेक्ट होगा, उसका नाम लिखो, मुझसे बहस मत करो। पहले वो नाम लिखो। सच में? और इस तरह से मेरी रामायण में कास्टिंग। और इस बहुत से रोल मुझे इसी तरह के मिलते थे उस समय, जिसमें जैसे नंद का रोल था कुरुक्षेत्र में। वो भी इसीलिए मिला क्योंकि लेक टंडन ने बोला, यार इसको ले लो, ये इसका गुस्सा कोई मतलब टॉप का गुस्सा है। इसको यूज़ करेंगे। थोड़ा-सा झलक तो नहीं बोलूँगी, मुझे डर लग जाएगा। लेकिन कुछ अगर बता सकते हैं कि किस तरीके से ताकि लोग समझ सकें कि युवावस्था में गुस्सा मतलब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, शादी में जा रहे हैं और शादी के कपड़े पहने हुए हैं। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, सिग्नल पे मैं खड़ा हूँ, सिग्नल जो ग्रीन होने का वेट हो रहा है। यहाँ से एक गाड़ी आती है, इसमें 5-6 लोग बैठे हैं, वो ओवरटेक करके सिग्नल तोड़ने के चक्कर में फुल स्पीड में जा रहे हैं। सामने से एक स्कूटर आता है, स्कूटर पे एक आदमी है, उसकी बीवी है, उसका बच्चा है। वो अपने ग्रीन सिग्नल के हिसाब से जा रहे थे बेचारे। ये गाड़ी ब्रेक मारती है, लेकिन उसको स्कूटर को लग जाता है, बीवी गिर जाती है। अब मेरा कोई लेना-देना तो है नहीं, मैं तो अपनी गाड़ी में बैठा हूँ। तो मेरे साथ जो भी बैठे हैं बोलते हैं, "छोड़ दे विजय, छोड़ दे, कुछ मत कर।" लेकिन नहीं, मैं तो 1 सेकंड में गाड़ी खोली। मुझे ऐसा लगा मैं इनसे पूछूँगा, ये जो 6 लोग बैठे थे गाड़ी में, कि भाई साहब, आपको कोई अक्ल है कि आप किसी की जान ले सकते हैं आपकी बेवकूफ़ी की वजह से? तो मुझे ऐसा लगा मैं ऐसा पूछूँगा उनसे। जब मैं गया, उनको मैंने कुछ बोलना शुरू किया, उन्होंने बोला, "ए चल ना!" ऐसे कुछ तो भी बोल दिया उनको। मैंने उनकी पूरी गाड़ी तोड़ दी थी। 6 लोग की हिम्मत नहीं हुई कि गाड़ी से बाहर निकल के, खाली मैं अकेला था। यहाँ तक कि 2 हवलदार थे, वो मेरी तरफ भाग के आए मुझे रोकने के लिए। मेरा गुस्सा देख के वो भी यू टर्न मार के वापस चले गए। ये तो एक उदाहरण दे रहा हूँ मुझे आपका, कि एक मतलब वो लेवल का गुस्सा था। तो क्रोध के बारे में मेरे से ज़्यादा साइंस कोई नहीं समझ सकता। मतलब वो ये जो कुंडलिनी युगा की वजह से जो कंट्रोल हुआ है, लेकिन उसमें एक बात होती है कि कुछ लोग क्या करते हैं, और ये बहुत ज़रूरी बात है, क्रोध को दबा के रखते हैं। या तो ऐसा बनो कि आपके अंदर क्रोध आए ही नहीं। मेडिटेशन करो, योगा करो, सात्विक खाना खाओ, अल्कोहल छोड़ दो, सिगरेट मत पियो। तो जितना सात्विक आप रहोगे, आपके अंदर क्रोध आएगा ही नहीं। ठीक है? वो अलग बात है। जो लोग क्रोध को दबाते हैं, जो उसे अंदर दबाते जाते हैं कि अगर सास ने ऐसा किया, पति ने ऐसा किया, बच्चे ने ऐसा किया, लेकिन वो कुछ बोलेंगे नहीं, चुप, चुप, चुप। वो बहुत बुरी तरह से उनकी हेल्थ खराब होती है, कैंसर भी हो जाता है। क्योंकि वो जो क्रोध आपने अंदर दबाया है, वो कैंसर के रूप में बाहर आता है। मतलब वो इतना भी कैंसर और या बीमारियाँ। तो क्रोध अगर आपके अंदर पैदा हो गया, तो भले ही आप नदी किनारे जाके चिल्लाओ ज़ोर-ज़ोर से, गालियाँ दो, कुछ भी करना करो, लेकिन उस क्रोध को दबा के मत रखो। इसीलिए आज भी अगर सपोज़िंग मेरे लिए आज आज के लिए मेरा क्रोध क्या है? कोई मेरे सामने झाड़ काट रहा है, कोई मतलब पर्यावरण एनवायरनमेंट के लिए सपोज़िंग कोई ऐसे प्लास्टिक का इतना बड़ा ढबेला लेके ऐसे जला रहा है, तो आज भी मुझे क्रोध आता है। कोई किसी जानवर को ऐसे मार रहा है, या तो क्रोध आज भी आता है। तो लेकिन ऐसा नहीं कि मैं योगी बन गया, तो मैं शांत बन गया, मैं जाके बोलूँगा, भाई साहब क्यों? मैं आज भी चिल्लाऊँगा, लेकिन वो क्रोध को अंदर नहीं रखूँगा। क्योंकि अगर आप उसको अंदर रखेंगे, आप खुद अपना सर्वनाश करेंगे।
उसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में जो नई जनरेशन है अपना क्रोध दिखाने के लिए कई बार व्यसनों के व्यसनों के पास चली जाती है। कई लोग ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, इसलिए कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। तो ऐसे में युवाओं के लिए क्या कोई रास्ता नहीं, तो निकलता है? ये जो आपने प्रश्न कहा, इसके लिए आज मैंने जो एक वीडियो देखा, उसमें आपको ट्रेन में कुंभ मेला में जाने के लिए सीट नहीं मिली, आपने पूरी ट्रेन तोड़ दी। हाँ, तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि आपके अंदर जो क्रोध है उसे बाहर निकालो, और क्रोध का एक मतलब चैनल होता है। उसको चैनल को किस तरह से चैनल करना है, उसका किस तरह से इस्तेमाल करना है, उसको किस डायरेक्शन में लेके जाना है। डिस्ट्रैक्शन इज़ नॉट द आंसर। आप पब्लिक प्रॉपर्टी खराब कर रहे हो। आप एक भारतीय नागरिक हो। यू आर अ सिटिज़न ऑफ इंडिया। अगर आप ट्रेनें तोड़ोगे, उसके काँच तोड़ रहे हो, उसके अंदर जो लोग बैठे हैं उन्हें टेरराइज़ कर रहे हो, तो प्रॉब्लम आज की जनरेशन में जो क्रोध की है, वो एक माइंडलेस क्रोध है कि अगर आप अमेरिका में हो, तो या तो आप ट्रम्प के साथ हो या ट्रम्प के अगेंस्ट हो। हुँ, और उसमें एक जो वॉर जो शुरू हो जाती है कि एक अ, 50% और ये 50% के क्रोध को लेकर कि मैं सही हूँ, नहीं बोलता मैं सही हूँ, ये बोलता है मैं सही हूँ, ये बोलता है मैं सही हूँ। इसकी वजह से आज पूरी जो वर्ल्ड है, वो डिस्ट्रॉय हो रही है, क्योंकि क्या है कि एक्चुअल में कोई भी सही नहीं है या कोई भी गलत नहीं है। जो हो रहा है, आपको अपने आप के ऊपर ही काम करना है। ये मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अगर बोलेंगे कि ये सही है, ये गलत है, ट्रम्प सही है, ये गलत है, बीजेपी सही है, ये गलत है, अगर आप उस चक्कर में पड़ने जाएँगे ना, तो आप अपना जीवन ऐसे ही पूरा व्यतीत कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, और आप वर्ल्ड को भी साथ में डिस्ट्रॉय करेंगे। ये जो आज ओपिनियनेटेड जो हैं सब लोग, बहुत। बहुत ज़्यादा, ये ओपिनियन जो है, हर एक का ओपिनियन बोलता है मैं सही हूँ। मतलब अगर बोला कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मतलब अगर आपने नॉन-वेज खाया तो मैं आपका खून कर दूँगा। क्यों भई? आप वेजिटेरियन हो ना, आप खुश रहो। इसको आज इसकी जर्नी है, इसको आज नॉन-वेज खाना है, कल जाके ये भी वेजिटेरियन हो सकता है। लेकिन आपको अगर आप चाकू लेके उसको उसका मर्डर कर दोगे क्योंकि इसने नॉन-वेज खाया, तो इसमें आप कौन से एक भगवान बन गए? आपने कौन-सा पुण्य का काम कर दिया? आपका कर्म, आपका कर्तव्य अपने लिए, अपने सुधार के लिए काम करना है, नंबर 1। दूसरा और आखिरी जो आपका कर्तव्य है, वो समाज के लिए आप जो कर सकते हैं, वो अच्छे तरीके से, वो जो जैसे कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे लिए क्या है, मैं योगा सिखाता हूँ, कुंडलिनी योगा सिखाता हूँ। मेरे लिए वो है, कभी किसी की हेल्प कर सके, किसी के अगर आपको लगा कि कोई गरीब है, आज खाना नहीं खाया, उसको दे दो ₹100 ना। यहाँ मैं देखता हूँ लोग मर्सिडीज़ में जाते हैं भाजी खरीदने, उसने अगर भाजी का दाम 610 बोल दिया, तो बोलेंगे नहीं मैं 500 दूँगा। मुझे ऐसा लगता है यार 610 बोले शायद बेचारा मेरी गाड़ी देख के मुझे 700 बोले तो मैं इसको ज़्यादा दे दूँ, क्योंकि मेरा तो क्या जाएगा? आप जिसके लिए जितना अच्छा कर सकते हैं, अभी बांद्रा में उस दिन 6-7 महीने पहले एक मैं गाड़ी में बैठा था, वाइफ़ केमिस्ट की दुकान में गई थी, तो मैंने एक देखा, एक फुग्गा पे जो बेचते हैं ना बलून, तो वो एक आदमी था अपनी बेटी के साथ, छोटी-सी बेटी, तो खेल रहे थे दोनों। इतना मुझे देख के इतना अंदर से क्या एक जो जॉय होता है ना, वो एक बाप और बेटी को खेलते हुए देखकर, तो मैं गाड़ी से बाहर निकला, मैं बोला बुरा मत मानिए प्लीज़, लेकिन ये ₹2000 आप रख लीजिए। आज मेरा जन्मदिन है, मेरा नहीं था लेकिन अब कोई ऐसे भीख तो नहीं माँग रहा ना, काम करता है, फुगे बेच रहा है, तो उसमें पैसे क्या बोल के दूँगा? हुँ, हुँ। मेरा जन्मदिन है, आप कुछ इसका कर लीजिए ₹2000। तो बहुत खुश हुए ऑब्वियसली। आप बिलीव करेंगे, डेढ़ महीने बाद मैं बांद्रा के दूसरे किसी एरिया में था, और यही आदमी, उसके पास में एक ठेला था। तो मुझे देखकर वो आया, मैंने तो देखा भी नहीं। अच्छा। तो बोला ये देखिए साहब आपका पैसे के साथ मैंने क्या किया। तो उसमें उसने कुछ और खरीदा, कुछ झाड़ू-वाड़ू कुछ देके उसने वो कर लिया। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आज ₹2000 से मेरा क्या होगा? मेरा तो वो मतलब वो जो एक अमाउंट है, हर एक के पास होता है, डिस्पोजेबल जिसको बोलते हुँ, हैं। आप किसी को ₹20 दे सकते हैं, वो किसी को 100 दे सकता है, मैं 2000 दे सकता हूँ, कोई 20,000 दे सकता है। लेकिन हमारे लिए वो छोटी चीज़ होती है, लेकिन वो जो भाव होता है, सबसे पहली बात तो ये होती है कि
आप जब देते हैं किसी को, तो ऊपर से आपको क्या ब्लेसिंग मिलती है, वो उसका बयान नहीं कर सकता। ठीक है? खाली ये ध्यान में रखना है कि मैं दे रहा हूँ तो उसका मुझे क्या फ़ायदा होगा? वो करके किया आपने तो कुछ फ़ायदा नहीं, सत्यानाश। लेकिन जेन्युइन भाव अगर आपका देने का है, मदद करने का है, किसी की सहायता करने का है, तो वो जो आशीर्वाद जो सच्चे दिल से मिलता है आपको, अगर आपको 100 लोगों में से 1 जन ने भी दिल से आशीर्वाद दे दिया ना, आपकी पूरी ज़िंदगी यहाँ से वहाँ निकल जाती है। क्लियरली मतलब वो आशीर्वाद का इतना पावर होता है। शराब का भी उतना ही पावर होता है। हाँ, हाँ। आपको जो करना है कर लो, जो आपको जैसे अपना जीवन व्यतीत करना है कर लो। कभी किसी की हाय मत लेना। एक बद्दुआ लगी ना किसी की, एक चीकू देखा है कभी सड़ते हुए? हुँ। आप चीकू को रख दो टेबल पे, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, आप आपकी बॉडी, आपका फेस, आपका पूरा जीवन इसी तरह मुरझा जाएगा। मैंने बहुत बार देखा है, एक बद्दुआ से। तो वही उसी तरह से एक आशीर्वाद से भी आपका जीवन उसी तरह से खिल जाता है और ये फैक्ट है। ये मैं आपको मतलब कोई अपनी थियरी नहीं बोल रहा, ये देखा हुआ है। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है किसी व्यक्ति की, धीरे-धीरे वो बढ़ रहा है। ऐसे में मेडिटेशन कितनी मदद कर सकता है? और कितना उस स्पिरिचुअल अवेकनिंग के इस यात्रा को ईज़ी या वेलोसिटी को बढ़ा सकता है? स्पिरिचुअल ग्रोथ में ऐसा होता है कि ये आपका लक्ष्य है स्पिरिचुअल ग्रोथ, बहुत से अलग-अलग रास्ते हैं। मेडिटेशन एक है, मेरा वो रास्ता नहीं था, मैं मेडिटेशन नहीं कर सकता हूँ। आज भी अगर मैं बैठूँ तो 10 मिनट के बाद उठ जाता हूँ। इसलिए एक बार मैं टीवी देख रहा था दलाई लामा का इंटरव्यू और यही सवाल दलाई लामा को किसी ने पूछा मेडिटेशन के बारे में। तो दलाई लामा बोला, "आई डोंट मेडिटेट, आई डोंट लाइक मेडिटेशन।" मैं बहुत खुश हो गया। मैं बोला दलाई लामा को मेडिटेशन पसंद नहीं, बच गए। मतलब मैं कोई म तो कहने की बात क्या है कि मेडिटेशन अगर आपके अंदर मेडिटेशन करने की कैपेसिटी है, आपको अच्छा लगता है, आप कर सकते हैं। 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बैठ के ध्यान में, बहुत अच्छा तरीका है। वो भी एक रास्ता है हुँ, मोक्ष के लिए, वो भी एक रास्ता है अध्यात्म के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, ग्रोथ के लिए, एनलाइटनमेंट के लिए, वो भी है। लेकिन सिर्फ़ वही रास्ता नहीं है। ओके। तो सबसे आसान रास्ता जो है, वो सिर्फ़ एक अच्छा इंसान बनना। अगर आप सिर्फ़ एक अच्छे इंसान हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं, लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, एक आपका नेचर के साथ कनेक्शन है, धरती माँ के साथ आपका आपका एक जुड़ाव है, आप एप्रिशिएट करते हैं अच्छी चीज़ों को, तो बस वही उतना ही आपके लिए काफ़ी है। अब ये तो कलयुग चल रहा है। कलयुग में तो उतना ही काफ़ी है आपको मोक्ष तक लेके जाने के लिए। पर ऐसे लोग तो कम होते हैं ना जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर बातें भी कर सकें, समझ भी सकें, उस रास्ते की तरफ निकल भी सकें। आस-पास वाले लोग कलयुग है चूँकि, तो अब्ज़ॉर्ब करने के लिए या फिर आपका फ़ायदा उठाने के लिए लोग ज़्यादा बैठे होते हैं। ऐसे में आप खुद को कैसे कंट्रोल करते हैं? इसमें आपको स्पिरिचुअल होना या मेडिटेट करना या फिर स्ट्रेस कैसे उसके आस-पास की वजह से जो हुआ है, वो सब कैसे मैनेज किया जाता है? आप दूसरों को नहीं बदल सकते हैं एक लिमिट के बाद। होता क्या है ना कि सपोज़िंग मैं बिज़नेस में हूँ, मेरा बिज़नेस है और मैं बिज़नेस में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल इसीलिए हुआ हूँ कि मैं हर एक की मदद करता हूँ। आज जैसे कि आर्ट के बिज़नेस में ऐसी कोई आर्ट गैलरी नहीं है जो मेरे लिए कुछ भी करेगी। मतलब कुछ भी मतलब कुछ भी। सपोज़िंग एक पेंटिंग 40 लाख की है। वो डिस्काउंट अगर देगा अपनी माँ को भी बेचेगा ना, तो 35 में देगा, लेकिन मुझे 30 में देगा। क्योंकि इतना मेरा सबके साथ अच्छा रिलेशन है, ठीक है? लेकिन वो रिलेशन कैसे बना पता है? मैं कभी भी किसी इंसान को जज नहीं करता हूँ, क्योंकि जब आप मेरे साथ बुरा कर रहे हैं ना, तो मुझे आपको देखकर या आपकी जो अंदर कपट है, जो आपके अंदर जो एक भावना है मुझे चीट करने की, मैं उसे देखकर मुझे बुरा नहीं लगता या उसे देखकर मुझे गुस्सा नहीं आता। मैं आपको जज नहीं करता क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज सोसाइटी जिस तरह से है, सोसाइटी है बनी हुई इस तरह से कि मैं तुमसे क्या छीन सकूँ, तुमसे क्या ले सकूँ। तो मुझे गुस्सा नहीं आता, तो मैं आपको जज नहीं करता। और एक टाइम के बाद एक
क्योंकि आज मैं 25 साल सेलिब्रेट किया मैंने एज़ एन आर्ट डीलर, 25 साल हो गए मुझे। बहुत बड़ी बात। एक टाइम के बाद आप समझ जाते हैं कि यार ये इंसान एक्टिंग नहीं कर रहा है, ये सचमुच में मेरा भला चाहता है। आप समझ जाते हैं। इसीलिए आज जो मैंने कहा जैसे कि मेरे रिलेशन सबके साथ जो बने हैं, जिस तरह से मैं जुड़ा हर एक आर्ट डीलर के साथ, वो मेरे लिए कुछ भी करेंगे। तो आप जज करना छोड़ दीजिए। मैं सोसाइटी को मैं सबको यही बोलता हूँ कि आप सपोज़िंग आप एक सेक्स वर्कर या एक प्रोस्टिट्यूट को देखें रोड पर, तो उसको देखकर आपके दिल में ये नहीं होना चाहिए, छी! ये क्या कर रही है? आपको पता है कि उसके घर में उसकी माँ कैंसर में है या उसकी बेटी ने खाना नहीं खाया 4 दिन या उसके साथ बचपन में क्या आपको पता है? नहीं पता है ना? तो आप जज मत कीजिए, किसी को भी जज मत कीजिए। कुछ भी जो भी कर रहा है, उसकी अपनी जर्नी है। आप अपनी जर्नी पे ध्यान दीजिए काफ़ी होगा। बट क्योंकि कोई भी दूध में धुला हुआ नहीं है। पर ये सोचने के लिए भी तो व्यक्ति को उतना मैच्योरिटी तक जाना पड़ता है। मैच्योरिटी की बात भी यही होती है ना कि आपका इंटरेस्ट क्या है मैच्योर होने में? आज क्या हो गया है कि आपका इंटरेस्ट सिर्फ़ पैसे कमाने में है, सिर्फ़ लाइफ़ को एन्जॉय करने में है, सिर्फ़ एक वही जो आपका इंटरेस्ट बना है, तो वो लाइफ़ का जो ढाँचा है, जो आपने सेट किया, जो कास्ट जिसको बोलते हैं, वो आपने अपने आप को उस ढाँचे में ढाल दिया है, ठीक है? अगर आपका ढाँचा दूसरा होता कि मुझे खुश रहना है, मुझे आई वांट टू बी हैप्पी, आई वांट टू बी एट पीस, आई वांट टू एन्जॉय माय लाइफ। तो अभी क्या होता है कि पेरेंटिंग भी देखो मैंने किताब लिखी है जो भी आएगी 1-2 साल में। क्योंकि उसके पहले 2-3 अलग किताबें आएँगी लेकिन ये भी एक किताब लिख दिया मैंने, वो पेरेंटिंग के ऊपर है। तो आज आप देखेंगे माँ-बाप बच्चे को बोलेंगे बेटा तेरे को क्लास में फर्स्ट आना है, तेरे को पढ़ना है, लिखना है, तेरे को अमीर बनना है, बड़ा नाम कमाना है। हाँ, आप हर एक माँ-बाप को आप हर एक बच्चे को यही एक सीख मिल रही है। क्योंकि तू पढ़ेगा तू बड़ा होएगा, तू अभी अमेरिका जाके पढ़ेगा, तो फिर ये स्कॉलरशिप मिलेगी, फिर तू इतनी बड़ी नौकरी करेगा, फिर तू फेमस हो जाएगा, तेरे पास करोड़ों रुपए होंगे। मैं अपनी बेटी को सिर्फ़ एक ही चीज़ बोलता हूँ, फ़ोकस एक ही चीज़ पे रखना, मुझे खुश रहना है। क्योंकि अगर आप अमीर बन गए, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप खुश रहेंगे। आज अरबों रुपए, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए वाले मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपनी सुसाइड करने की कोशिश 3 बार, 4 बार कर चुके हैं ऑलरेडी जब मेरे पास आए उसके पहले। अरबों रुपए उनके कुछ काम में नहीं आए, जो उनके दुःख हैं वो हैं। जो फ़ोकस आपका है कि मैं फ़ोकस इस बात पे करूँगा कि मैं एक अच्छा इंसान हो रहूँ, मेरे अंदर एक भावना जो है वो पीस की हो, शांति की हो अंदर, ब्लिस की हो और मैं जितना अच्छा कर सकूँ उतना अच्छा करूँगा। अगर ये आपका फ़ोकस है, आपकी जड़ें इतनी डीप और इतनी सुंदर होंगी कि आपका वृक्ष उतना ही सुंदर होगा, आपका जीवन उतना ही सुंदर होगा। आप ही के शब्द मैं इस्तेमाल करती हूँ। आप एक ही ज़िंदगी में 3-4 ज़िंदगियाँ एक साथ जी रहे हैं। एक है आर्ट क्यूरेटर और इन्वेस्टमेंट का जो कंसल्टेंट देते हैं वो, दूसरी है एक्टिंग, फिर है योग, वो भी वैश्विक स्वरूप में आप दे रहे हैं। इन तीनों चीज़ों को चारों और फिर अपनी पर्सनल लाइफ़ और फिर वो लाइफ़ जो आपकी सोशल लाइफ़ होती है, जिसमें कभी-कभी हम आपसे इंटरव्यू कर लेते हैं, कहीं आप किसी और से बात कर रहे होते हैं। इतनी सारी लाइफ़्स को आप मैनेज कैसे कर रहे हैं? बहुत ही आसानी से लोग बोलते हैं, "तू बहुत बिज़ी हो गया यार, योगा भी करता है, एक्टिंग भी करता है, आर्ट का बिज़नेस भी है इतना बड़ा, तू तो बहुत बिज़ी हो गया है।" मतलब मेरे पास टाइम ही टाइम है। मतलब इतना टाइम है कि अभी पिछले महीने में 28 दिन यूरोप में था। स्पेन, इटली और माराकेश और अभी फिर अगले महीने कहीं जाऊँगा मैं। तो बात ये होती है कि लोगों को लगता है कि 24 घंटे आप काम करो, मेहनत करो, ये करो, वो करो, तो ही आप कुछ कर पाएँगे। वो आपका सोचने का एक माइंडसेट है कि हार्ड वर्क मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है। अब ऐसा नहीं है कि मेरे बाप-दादा ने बहुत मुझे ज़मीन जायदाद हमारे पास ₹1 नहीं होता था ब्रेड खाने के लिए। ₹1 25 पैसे का ब्रेड आता था, वो नहीं होता था, कई बार हम लोग भूखे सो जाते थे। तब वहाँ से जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की लोकल ट्रेन में साबुन बेचता था मैं ₹1 का। सो आप ये अगर आप बताना चाहें तो ये एग्ज़ैक्टली कौन-सा समय था? मैं जब 14 साल का था, तो आज से 40 साल पहले। तो ऐसा नहीं है कि अब मतलब आप सोचें कि यार ये तो तेरी मेहनत करने की जो फ़िलॉसफ़ी है वो स्टूपिड है, तू तो ऑलरेडी पैसे वाला है।
लेकिन पैसे वाला जब तक बना तब तक कितनी मेहनत की मैंने। मेहनत की ही नहीं। जो मुझे पैशन था जिस चीज़ का, कि मुझे सपोज़िंग अगर आर्ट का पैशन है, कला का पैशन है, बहुत एक लगाव है, तो उसके लिए मुझे अगर 6 बजे उठना पड़े 7, लेकिन एक इंटरेस्ट के साथ आदमी उठता है, बोलता है यार मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये करने में। एक्टिंग जब तक मैंने एन्जॉय की थी, तो इस तरीके से इस भावना से एक्टिंग की कि मुझे यार शूटिंग पे जाना है, बहुत मज़ा आएगा आज सेट के ऊपर। वो काम नहीं था मेरे लिए। हुँ। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अगर ऐसा लगता है कि बहुत अपने आप को तपस्या करके, कठोर बन के, सैक्रिफाइस करके अगर आपको कुछ हासिल करना है, तो वो आप पहले ही फेल हो गए, एग्ज़ाम देने से पहले ही आप पहले ही फेल हो गए। अगर आप किसी चीज़ को एक दिल से एन्जॉय करते हैं, उसके अंदर से आप उसको आपको रस निकालना है, आपको उसका एन्जॉय करना है, और ये लेसन मुझे बहुत पहले कैसे मिला, क्योंकि बचपन से तो आदमी ऐसा होता नहीं, बचपन में तो माँ-बाप ये सिखाते हैं, मेहनत करो, पढ़ो, लिखो, ये कि इतने गरीब थे तो ऐसा लगा कि कुछ सीखना चाहिए, कुछ करना चाहिए, तो एक फ्रेंच क्लास जॉइन की थी मैंने, और उसमें एक लड़का था जेसन। तो मैं तो साबुन बेचता था, कपड़े बेचता था, गारमेंट्स का बिज़नेस शुरू किया था मैंने तब तक। इतनी मेहनत करता था, इतना काम करता था, तो और खीसे में बहुत सारे पैसे भी होते थे क्योंकि बहुत कमाना शुरू कर दिया था। जेसन सिर्फ़ पार्टी करता था। वो दिन भर कुछ नहीं करेगा, रोज़ रात को पार्टी करेगा, बियर पिएगा। मैं उसको बहुत लेक्चर देता था, मेरा दोस्त था बेचारा। मैं बोलता था, "क्या कर रहा है मेरे लिए? मेरे को देख, मैं एक गोल लेके आया हूँ, एक विज़न है मेरा कि अभी इतने साल में इतना पैसा कमाऊँगा, फिर ये करूँगा, फिर वो।" और जेसन था, "अरे छोड़ ना यार, एन्जॉय कर।" एक दिन मुझे फ़ोन आया, हमारी एक फ्रेंड होती थी गार्गी करके, गार्गी का फ़ोन आया कि जेसन हॉस्पिटल में जल्दी आ। मतलब हुआ क्या? बोला कि उसको मिसडायग्नोज़ किया था, डॉक्टर ने बोला कि ये 24 घंटे से ज़्यादा जिएगा ही नहीं, और जेसन होगा 16-17 साल का। तो उस दिन जो मुझे एक होता है ना, एक कुदरत का थप्पड़ जिसको बोलते हैं, तो वो जो थप्पड़ मुझे पड़ा, तो मुझे ये एक पहला रियलाइज़ेशन ये हुआ कि अगर जेसन की जगह मैं होता, मैंने सिर्फ़ काम किया है फ्यूचर के लिए, जेसन आज जिया है, आज के लिए। आज उसे जो करना था उसने वो किया। तो उस दिन मुझे जो एक सीख मिली कि लाइफ़ का कोई ठिकाना नहीं है, कि आज है और कल नहीं है। और उसी दरमियान, उसी समय ये रियलाइज़ेशन जब तक मेरे अंदर पूरे ज़हन में मेरे सिस्टम का हिस्सा बनी, उसके ही साथ-साथ एक और मेरे साथ एक हादसा ये हुआ कि मैं एक जेम्स क्लेवेल करके एक ऑथर हैं, जिनकी बुक्स थी बहुत सारी, एक अलग-अलग नॉवेल्स आती थी सामुराई कल्चर के ऊपर, जो पुराने 400, 600, 800 साल पुरानी जो क स्टोरीज़ थी, माइथोलॉजीज़ थी हुँ। सामुराई के ऊपर, हाँ। शोगन के ऊपर, जो किंगडम होता था जापान का। और उनकी भी फ़िलॉसफ़ी यही थी कि आप अपना जीवन आज का इसी तरह जियो कि कल आप सुबह नहीं उठोगे, ये आपका लास्ट डे है। तो वो जो था मेरा एज 17-18 साल की उम्र में, जो ये जो थप्पड़ पड़ा जेसन का, उसके साथ-साथ ये जो जापानीज़ कल्चर, समुराई कल्चर की एक सीख मिली कि बॉस कल है ही नहीं। आप कल के लिए क्या अपना हाथ तोड़ रहे हो? आज, आज के लिए जियो, कल अपने आप हो जाएगा जो होना है। तो इसीलिए वाइफ़ तो मेरी बीवी है सोनाली, वो तो यूज़्ड टू हो चुकी है। अभी 3-4 महीने पहले रात को सोने गए 10:30 बजे, पर मैंने लाइट ऑन की, बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले 2 मिनट में आता हूँ। पता नहीं क्या हुआ, लैपटॉप ऑन किया, वापस आया 5 मिनट के बाद, बोला क्या किया? मैं सुबह 6:30 बजे जा रहा हूँ। बोली कहाँ? बोला उज़्बेकिस्तान। अच्छा। कोई प्लानिंग नहीं थी, मतलब हम लोग ऐसे ही सोने गए नॉर्मल, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं वैसे, और बस टिकट बुक कर ली। नेक्स्ट डे सुबह उज़्बेकिस्तान चला गया, वहाँ से फिर इस्तांबुल चला गया। कहने का मतलब ये है कि आज तक कम से कम 40 या 50 बार मैं ऐसे कर चुका हूँ कि भाई सुबह नींद से उठे, जिम-विम गए, वापस आए, चलो किधर जाना है? कहाँ जाना है? चल लंदन जाते हैं, और बस उसी समय बैग पैक किया और निकल गए। तो लाइफ़ आज है, कल है या नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। ऐसे में रिलेशनशिप्स जब आते हैं तो स्पिरिचुअल तरीके से कैसे किसी रिलेशनशिप को बेहतर बनाया जा सकता है, या कहीं कोई टॉक्सिसिटी है किसी रिलेशनशिप में, तो क्या कुंडलिनी योग के हिसाब से ऐसा कोई रास्ता या राह निकलती है ताकि वो टॉक्सिसिटी खत्म हो सके और एक सिंप्लिसिटी, एक ब्यूटी आ सके रिलेशनशिप में? कोई ज़रूरत नहीं कुंडलिनी योगा के ज्ञान की या किसी और ज्ञान की।
एक रिलेशनशिप को सुंदर बनाने के लिए सिर्फ एक ही ज्ञान समझ लेना ज़रूरी है कि जब तक आप किसी रिलेशनशिप में हो इस वजह से कि आपको उस रिलेशनशिप से कुछ मिले, कि मुझे एक ऐसी पत्नी मिले जो मुझे प्यार करे, तब तक आप जीवन में कभी किसी भी रिलेशनशिप में खुश नहीं रह सकते। क्योंकि जो रिलेशनशिप की सुंदरता होती है वो देने में आती है, लेने में नहीं आती। अगर आप अधूरे हो, आपका जीवन अधूरा है, आपकी पर्सनैलिटी अधूरी है बगैर किसी के प्यार के, और आपको लगता है कि किसी के प्यार से वो जीवन पूरा होगा, तो ना तो आपको कभी वो प्यार मिलेगा, गारंटी है। वो प्यार आपको मिलेगा ही नहीं, आपको पूरा करने के लिए वो प्यार आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जब सामने वाले की आत्मा आपकी आत्मा को देख के झाँकेगी, ये तो खोखला है, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। या तो वो भी खोखली आत्मा होगी तो आपके पास आएगी। लेकिन जो संपूर्ण आत्मा है, जो एक प्योर आत्मा है, जो सात्विक है, वो आपकी आत्मा को देखेगी, बोलेगी तो भिखारी है, इसके अंदर तो प्यार है ही नहीं देने के लिए, तो खुद भीख माँग रहा है प्यार की। मैं अपना जीवन क्यों बर्बाद करूँ? तो वो टॉक्सिसिटी वहाँ से आती है। टॉक्सिसिटी वहाँ से आती है रिलेशनशिप में, जब आप एक लीच जो होता है ना, जो हुँ, जो आपको जो चिपक के हाँ, आपको सिर्फ़ चूसना चाहता है। हुँ। आप सिर्फ़ ले रहे हो, ले रहे हो, आपको कुछ देना नहीं है। उसमें आप कभी खुश किसी भी रिलेशनशिप में हो ही नहीं सकते। अगर आपके अंदर ये भावना है कि कि बस आपको सिर्फ़ देना है, आपको कुछ नहीं चाहिए। और आप ओशो ने बहुत सही तरीके से कहा था, उससे बेहतर मैं नहीं कर सकता, तो मैं वही बोलूँगा जो उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि इफ यू लव समबडी, डोंट लव द पर्सन, वर्शिप द पर्सन। इफ यू वर्शिप दैट समबडी, that becomes worship and that becomes the purest form of love। तो इतना किसी से आप प्यार करते हो, जैसे कि आपको एक उदाहरण देता हूँ। अगर मैं सोने जा रहा हूँ और एक नलके में से एक टप टप करके हर 5 मिनट के बाद एक बूंद गिरती है, टप, 5 मिनट के बाद, मेरी पूरी रात में 1 मिनट नहीं सो सकता। I've heard about it. Some people हाँ, they do तो have. ऐसा है मेरा में, एक 5 मिनट का, तब वो आने वाला, तो मैं 5 मिनट तक वेट कर रहा हूँ, टप करके ऐसा लगता है बॉम्ब फूट गया मेरे दिमाग में। हाँ, बीवी खराटे जब मारती है, बहुत थक जाती है बेचारी कभी कभी, तो जब वो खर्राटे मारती है ना, तो ऐसे लगता है हाय कितना सुंदर खर्राटा मार दिया है। वो लllaby जैसे लगता है, समझ रहे हो? तो प्यार उसको बोलते हैं कि आपको एक अंदर से एक भावना है कि आपके अंदर कुछ एब्नॉर्मैलिटी, कोई कमी या कुछ बुरा है ही नहीं आपके अंदर, और मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं पूरा हूँ। अगर मैं अधूरा होता, अगर मेरे अंदर एक कमी होती, अगर, और उस कमी के लिए अगर मैं किसी रिलेशनशिप में जाता, तो मुझे उस रिलेशनशिप में वो टॉक्सिसिटी जिसकी आप बात करें वही मिलती और कुछ नहीं मिलता। थोड़ा अलग पूछती हूँ। स्पिरिचुअल जर्नी में सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ या प्रेमी-प्रेमिका को भी एक अलग तरीके का दर्जा दिया जाता है। कैन यू एक्सप्लेन एग्ज़ैक्टली क्या होता है? वो एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है रिलेशनशिप का, क्योंकि या तो सिर्फ़ ऐसा एक पॉसिबिलिटी हो कि ना तो हस्बैंड को या वाइफ को, दोनों को ही सेक्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो ठीक है। लेकिन दोनों में से एक को अगर है और दूसरे को नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। क्योंकि देखो, रिप्रोडक्शन जो है ना, वो कुदरत का एक नियम है। हुँ, आप झाड़ को देखो, तो झाड़ कंटिन्यूअस 12 महीने, हुँ। क्योंकि मैं तो बहुत सारी गार्डनिंग करता हूँ, मतलब मैं तो 3-3 4-4 दिन फ़ोन ऑफ करके सिर्फ़ गार्डनिंग करता हूँ, इतना शौक है मुझे गार्डनिंग का, जो मेरा फार्म हाउस है। तो आप किसी भी झाड़ को देखो कि उनका एक एक ही लक्ष्य है, वो कि एक झाड़ से 50,000 झाड़ कैसे बन जाएँ। वो सीड निकालते रहते हैं, निकालते रहते हुँ, हैं, निकालते रहते हैं। आप जानवरों को देखो, हुँ। जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके वो रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। वो एक इनबिल्ट बायोलॉजिकल आपको कुदरत ने वो एक एक ड्राइव दिया है, वो उस ड्राइव से आप बच नहीं सकते, वो है। तो वो जो इम्पल्स है, नेचुरल इम्पल्स है, अगर आप उसको दबाने की कोशिश करो, किसी भी वजह से, अगर ये वजह है कि हस्बैंड को शौक है और वाइफ बोलती है नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो वो प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम है।
उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। या तो फिर वाइफ़ बोले कि मुझे शौक नहीं है, तुमको जाओ शायद शौक पूरा करना है, आ जाओ, आई लव यू। दैट विल बी मतलब मोर ठीक है, अभी चैलेंजिंग। आप बोलो कि वो एंटी रिलिजन हो गया, एंटी ये हो गया, एंटी मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका सेक्सुअल लाइफ़ अगर अच्छी नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो उस रिलेशनशिप को एक आप कंप्लीट बोल ही नहीं सकते। कैसे होगा वो कंप्लीट? क्योंकि वो नेचुरल इम्पल्स को आप दबा रहे हो। जैसे कि एक कई एक प्रैक्टिसेज़ में मैंने देखा है कि बच्चों को बोलते हैं ब्रह्मचारी बनो। हुँ, वो कैसे ब्रह्मचारी बनेगा? ब्रह्मचर्य एक लेवल है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट का जो वो अपने आप आता है। हुँ, जो अंदर से आपको आता है कि अब हो गया, अब और नहीं। वो जब अंदर से आता है तो उसका जो एक ओजस जो तेज गरिमा, हाँ। जो गरिमा जो होती है वो अलग होती है। हुँ, लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती किसी के कहने पर या कहीं आपने पढ़ लिया या आपके गुरु ने आपको बोल दिया या और फिर वो आपके दिमाग में पीछे चल रहा है और आप ऊपर से ये दिखा रहे हो, आप ऊपर से ये कर रहे हो, तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। एक मैं कहीं बातचीत भी कर रही थी, उन्होंने कहा मुद्राएँ होती हैं कई सारी जिससे आप अपने जैसे ये मुद्रा है या ये मुद्रा है, ये तो डांस की मुद्राएँ हैं, बट और भी कई मुद्राएँ होती हैं जिससे आप बहुत बेहतर कंसंट्रेशन कर सकते हैं और अचीव भी कर सकते हैं। मेरे हस्बैंड से ही कुछ एक एक जस्ट बता रही हूँ, हस्बैंड का ही कुछ उस समय हेल्थ इश्यू चल रहा था, तो मेरी एक दोस्त ने कहा कि उनको ये बताओ तो उनके आँखों में जो प्रॉब्लम है या उस समय जो भी प्रॉब्लम मुझे याद नहीं है, वो प्रॉब्लम कम हो सकती है। तो उससे रिलेटेड मैं पूछ रही हूँ कि कई बार मुद्राएँ जो होती हैं, वो भी आपको बीमारियों से दूर करने की कोशिश करती हैं, दूर लेकर जाती है और योग में ये मुद्राएँ, योग मुद्राएँ जिसे कहा जाता है, वो बहुत ख़ास तौर पर बताई जाती हैं। कुछ उस बारे में एक्सप्लेन कर सकें? बहुत सारी मुद्राएँ, बहुत सारी मतलब एक नहीं है मतलब अब जैसे कि ये है, ये भी एक मुद्रा है, हाकिनी मुद्रा। ये भी एक जो हम लोग नमस्ते करते हैं, ये एक्चुअल में मुद्रा है, हाँ जी। ये भी एक मुद्रा है। हुँ, तो वैसे ही शंख मुद्रा हो गया, गणेश मुद्रा हो गया, ऐसी बहुत सारी अलग-अलग मुद्राएँ हैं। तो वो आपको गैस हो गया, तो गैस में आपको क्या करना है, उसका एक अलग मुद्रा है। तो हाथ की जो उसमें होता क्या है कि जो भी पॉइंट्स हैं, आपके अंदर जो 5 तत्व हैं, हुँ, तो जैसे कि सपोज़िंग ये पानी है, हुँ, हाँ, ये जो जल है, तो सपोज़िंग अगर आपका वाटर रिटेंशन ज़्यादा है और आपने अगर सिर्फ़ इस तरह से आप 10-10 मिनट बैठेंगे, तो वो वाटर रिटेंशन बैलेंस में आना शुरू हो जाएगी। आपको अगर गैस है, हुँ, आपका पेट सपोज़िंग आपने रात को कुछ खा लिया और आपको सोने के पहले ऐसा लगता है बहुत गैस हो गई, हुँ, तो ये गैस के लिए आप खाली इसको ऐसे थोड़ा दबा देंगे तो आप ऑटोमैटिकली 15 मिनट के बाद फ़ीलिंग करेंगे कि आपका गैस मतलब ऑटोमैटिकली आपको लगेगा। तो बहुत मैजिकल है ये साइंस। मैं हमेशा लोगों को यही कहता हूँ कि हम लोग भारत में पैदा हुए हैं, ये इतना बड़ा वरदान है हमें कि हमें ये पता है कि अगर गैस है तो जाओ किचन में जाओ अजवाइन खा लो। हाँ, हाँ, या अगर आपको कुछ चोट लगी है तो ऊपर हल्दी लगा लो। हल्दी लगा लो। या अगर आपको अंदर से कुछ इन्फ्लेमेशन लग रहा है या सूजन आ गई तो हल्दी में हल्दी और दूध दूध में थोड़ा हल्दी डाल के वो पी लो। रात को आपको नींद नहीं आ रही तो जेष्ठ जो नटमेग जो होता है, हुँ, वो इस तरह भी हमारे पास इतने सारे हमारे पास क्यों नहीं, इतने सारे अच्छे-अच्छे तेल हैं जैसे कि सेसमी ऑयल हो गया, कैस्टर ऑयल अरंडी का तेल जो हो गया वो, कोकोनट ऑयल है। इन सब के इतने फ़ायदे हैं और जैसे कि ये नॉलेज है कि आपको अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल आपको नाभि में लगाना है रात को सोने से पहले। ये अमेरिका में थोड़ी किसी को पता है। लेकिन आप भारत में हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए। आप थोड़ा भी ऐसे बोलते हैं ना इफ यू स्क्रैच द सरफेस थोड़ा भी आप कोशिश करेंगे सीखने की तो बहुत ज्ञान पड़ा हुआ है यहाँ पे। ख़ास करके यूट्यूब पर तो भर-भर के पड़ा हुआ है कि सोने से पहले आपके तलवे पर आपको 5 मिनट जो सेसमी ऑयल होता है, सरसों का वो सेसमी ऑयल को आपको एक मालिश करके सोना है 5 मिनट तक और वो जो हाथ में रह गया, उसको भी रहने देना है। फेस के ऊपर आपको कैस्टर ऑयल लगाना है, रात को सोने से पहले दिन के टाइम आपको कोकोनट ऑयल लगाना है। लेकिन यहाँ पे सब जिसको देखो वो ब क्रीम ले लेते हैं केमिकल वाले केमिस्ट की दुकान से, वो लगाना है सुंदरता के लिए। सुंदरता आपकी ऑयल में है ऑलरेडी। हाँ, जो आपको सुंदरता चाहिए, वो आपके नेचुरल कुदरत ने दिया हुआ है आपको। उसमें ज आपको अगर और अच्छा आपको ये करना है तो जैसे कि आलमंड ऑयल हो गया, बादाम का तेल, उसमें आप 3 वो डाल दीजिए सैफ़्रन केसर। केसर। 3 वो डाल दीजिए, थोड़ा अगर आपके पास घर में गोल्ड पड़ा है, कोई गोल्ड की चेन है, वो डाल दो। 10 दिन, 15 दिन रखो उसको, फिर उसको लगा के देखो क्या होता है फेस के ऊपर। तो हमारे पास इंडिया में रहकर इतनी सारी अब हमारे पास रेमेडीज़ हैं, इतना सारा ज्ञान है, लेकिन हम उसको यूज़ ही नहीं करते।
आप बाहर चले जाओ, जिस जिस आदमी को भी देखो इतना बड़ा पेट लेके बैठा हो, क्यों? वी आर द डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, व्हाई? आप वर्ल्ड के किसी भी एयरपोर्ट पे चले जाओ, मैक्सिमम जो व्हीलचेयर होते हैं ना, वो इंडियंस के होते हैं। और किसी भी कंट्री सबसे कम किसके होते हैं पता है? चाइनीज के। हाँ। चाइनीज 100 साल की उम्र में भी डिंग 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 करके चल रहा होगा। इंडियन तो 60 साल की उम्र में नी ऑपरेशन हो रहा है, हिप हिप सर्जरी होती रही है, क्यों? क्या कर रहे हो आप? अज्ञानता। और अज्ञानता भी क्यों? क्योंकि वही जाल में फंसे हुए हैं सब, बस ये वो, माँ ने ऐसा किया, बाप ने ऐसा किया, जायदाद का जो, जायदाद को लेके जो झगड़ा, मैंने एक आर्टिकल लिखा था आज से 15 साल पहले, जो मेरे वेबसाइट पे anahata.in पे आज भी है, कि इनहेरिटेंस जो होता है ना, जायदाद क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? वसीयत और जायदाद और तो वो जो है एक बहुत बड़ा श्राप है, खास करके इंडियंस के ऊपर, कि मुझे मम्मी ने ये दिया, मेरे भाई को वो दिया, मेरी बहन को ये दिया, मुझे ये नहीं दिया। श्राप है वो। क्योंकि आज मैं क्यों मुक्त हो गया? क्योंकि मेरे माँ-बाप के पास कुछ था ही नहीं देने के लिए। कोई टेंशन ही नहीं, कि बहन को क्या देगी, अब उसको क्या देगी या इसको क्या देगी। जिसके पास है, आप बिलीव नहीं करेंगे कि खून खराबे आपको तो पता है रोज़ होते हैं, कि बाप ने मुझे ये नहीं दिया, मुझे ये चाहिए था, मुझे बँटवारा चाहिए। अरे बँटवारा चाहिए, 30 साल की उम्र तक तुमने किया क्या जो जो बाप ने ज़िंदगी भर कमाया? नहीं मैं बेटा हूँ, मेरा हक है। अरे! काय का हक है भई? तो श्राप है ये, बहुत बड़ा श्राप है ये इंडिया के ऊपर खास करके। लेकिन जो अच्छी बातें जो है, वो जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, जो नेचर का खास करके, उसका हम लोग उपयोग ही नहीं करते हैं। बैठे हैं डायबिटीज़ लेके, लेके बैठे हैं कैंसर लेके, किस बात को लेकर? आपके ऊपर है। एक बहुत बड़े ज्ञानी आदमी मेरे घर पे आए थे, तो मैंने उनके पैर छुए, बात करना शुरू किया, तो फिर एक टॉपिक निकला कि मैं जो पूरे वर्ल्ड में योगा सिखा रहा हूँ। बोला, "क्या चाहते हो तुम?" मैं बोला, "मैं पूरी दुनिया को सुखी करना चाहता हूँ, मैं सबको खुश देखना चाहता हूँ।" तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही मुझसे, जो मैं आपको साथ शेयर करूँगा। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में जो भी अस्वस्थ है, जो भी अनहेल्दी है, वो अस्वस्थ रहना चाहता है, इसलिए अस्वस्थ है, क्योंकि आपको स्वस्थ रहने के लिए कोई रोक नहीं रहा। अगर आप ठीक से टाइम पे सोएँगे, ठीक से टाइम पे उठेंगे, हाँ, आप जो एक लाइफ़स्टाइल जो है आपका, अगर वो करेक्ट होगा, आप वॉक पे भी जा रहे हैं, आप एक्सरसाइज़ भी कर रहे हैं, योगा भी कर रहे हैं, ठीक से ख टाइम टू टाइम खाना भी खा रहे हैं, ये भी है वो, अगर आप उस तरह से करेंगे, भले आप गरीब हैं या अमीर हैं, आप स्वस्थ ही रहेंगे। और जो आदमी, जो इंसान नाखुश है, कहीं न कहीं उसने वो एक नाखुश होने की उस wants to be unhappy. People who are, उसने इंग्लिश में बोला तो आपको बता रहा हूँ, people who are unhealthy have chosen to be unhealthy. People who are unhappy have somewhere in their mind chosen to be unhappy. तो बहुत बड़ी बात बोल दी उन्होंने। बहुत बड़ी तो उसके बाद आज मैं जब सिखाता हूँ, तो मेरा लक्ष्य यही है कि अगर आप मेरे पास आए हैं कुछ सीखने के लिए, अगर आपको कुछ लाइफ में परिवर्तन चाहिए, कुछ चेंज चाहिए, तो मैं हूँ, आपको सिखाऊँगा। लेकिन हाँ, जिसको नहीं सीखना है, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, मैं उनके पास जाके उनको नहीं बोलूँगा कि भैया तुम ऐसे करो, क्योंकि जिसको सीखना है वो आ आ जाए ही अपने जाएगा, आप। करेक्ट, करेक्ट। आप बार-बार अनाहता डॉट कॉम की बात कर रहे हैं, मुझे अब ना बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, आप ही बता दीजिए एग्ज़ैक्टली आपने क्या-क्या सोच कर डॉट कॉम उसमें मैं देख सकती हूँ? उसमें आप किन-किन चीज़ों को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं और आपने कुछ कमिट किया है ऐसा उस डॉट कॉम के लिए? अनाहता डॉट आई एन है, आई एन ANAHATA, अनाहता डॉट आई एन। तो वो जो मेरा वेबसाइट है, उसके ऊपर जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, मैं अब कहाँ सिखा रहा हूँ, जैसे बॉम्बे में मेरे अभी 2 क्लास आने वाले हैं, वो तो वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर है। और मेरे स्टाफ के साथ किस तरह कांटेक्ट करना है, अगर आपको सेशन करने हैं, या और मैं इंटरनेशनली कहाँ-कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे साथ आते भी हैं। जैसे कि अभी मैं प्राग, अच्छा, हाँ, प्राग में सिखा रहा हूँ, यूरोप में। तो ऑलरेडी 9 जन मेरे साथ में उनको आना है, तो अभी और जब तक मैं जाऊँगा तो और 30-40 लोग और हो जाएँगे। तो क्या है कि उस वेबसाइट के ज़रिए एक जो नॉलेज बेस है, कि जो मैंने लेख लिखे हैं, जो बहुत सारे लेख लिखे हैं, वो भी है। आगे वाले जो इवेंट्स हैं, उनकी भी इन्फॉर्मेशन है, तो उसके लिए हम लोगों ने वो वेबसाइट बनाया है। और अनाहता का नाम तो आप समझ गए, हार्ट चक्रा है, तो इसके लिए वो बहुत ज़रूरी था। साथ ही मैं कुछ पढ़ रही थी तो उसमें अनाहता रिट्रीट भी ऐसा मैंने पढ़ा कुछ हुँ। रिसर्च करते-करते। थोड़ा उस बारे में बताइए हमें? तो जब मैंने योगा सिखाना शुरू किया, तो मुझे ये एहसास हुआ कि लोग स्पिरिचुअलिटी से बहुत डरते हैं।
मैंने, "ये क्या है? क्यों डरते हैं?" तो बोला, "नहीं यार, आज तू देखना अब तेरी हालत क्या होगी, तू आश्रम में जाके बैठा।" क्योंकि जिस आश्रम में मैं गया बहुत ही नॉर्मल आश्रम था, ₹500 दिन का रूम था। तो दीवार थोड़ी लीकेज थी, बाथरूम भी ठीक-ठाक था। तो अभी हमारी जो लाइफ़स्टाइल है, जिस तरह के घरों में हम रहते हैं, जो हमारी गाड़ियाँ हैं, बिज़नेस क्लास में हम लोग ट्रैवल करते हैं, तो वो सोच कर डर लगता है। अरे बाप रे! मतलब ध्यान करने के लिए, एक कुदरत से जुड़ने के लिए, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने के लिए इतना हमें वो सब क्यों सहन करना पड़े? त्याग करना पड़ेगा, ऐसा हाँ, कुछ। तो मेरे को ऐसा लगा कि क्यों ना, जो लोगों को ज़रूरी नहीं है कि भई वो 500 किलो में रहें, लेकिन उनको एक कम्फ़र्ट चाहिए, हुँ, सिक्योरिटी चाहिए कि लोग अच्छे होंगे, वहाँ हुँ। पे वो सेफ रहेंगे, ऐसी एक एटमॉस्फेयर, एक कम्युनिटी, वो बनाने के लिए मैंने अनाथा शुरू किया। इसीलिए वो कंपनी शुरू की, इसीलिए हम लोगों ने रिट्रीट्स करना, जिसे हिंदी में शिविर कहते हैं, कि भई आप अभी ये 4 दिन, ये 6 दिन के लिए आप यहाँ आएँगे, वहाँ पर हम आपको योगा कराएँगे, आपको आयुर्वेद के बारे में समझाएँगे, नेचुरोपैथी के बारे में समझाएँगे, साउंड हीलिंग क्या होता है, क्योंकि साउंड साउंड जो होता है, वो साउंड से भी आपकी जो बॉडी के अंदर के सेल्स हैं ना, जो वो डिफॉर्मिटीज़ जो होती हैं, कैंसर तक ठीक हो जाता है। तो साउंड हीलिंग के बारे में बताते हैं। नेचर के साथ, तो हमारा नेचर वॉक रोज़ सुबह होता है वहाँ पे, तो नेचर में हम लोग जाते हैं। तो एक वो जो एक मैंने कंपनी इसलिए शुरू की कि जो लोग डरते हैं स्पिरिचुअलिटी से, कि यार वो ₹400 के आश्रम में जाके रहना पड़ेगा, पूरा दिन मुझे ये करना पड़ेगा, ये छोड़ना, वो सब आपको समझाने के लिए कि अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान, विज़डम, एनलाइटनमेंट हर एक आदमी पा सकता है और बहुत ईज़ी है। एक जो किताब मैं आपको बोला, बहुत सारी किताबें लिख चुका हूँ। एक किताब ये है जिसका नाम है स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट अ बिग डील, एनलाइटनमेंट इज़ नॉट अ बिग डील, एनलाइटनमेंट इज़ नॉट अ बिग डील। मतलब बहुत कोई चमत्कार नहीं है एनलाइटनमेंट। हर एक के अंदर एनलाइटनमेंट ऑलरेडी है, आपने दबा दिया उसको। आप जब पैदा हुए थे, आप एनलाइटेंड ही थे। फिर वो कंडीशनिंग हो गई, फिर आपको नाम दे दिया गया, मेरा नाम ऋतु है, मेरा नाम स्वाति है, मेरा नाम विजय है, तो वो ईगो आ गया, अहंकार आ गया। तो वो जो आपके अंदर जो ज्ञान था, जो एक इंट्यूशन जो थी, जो एक विज़डम था, जो एक आज आप देखो कि अर्थक्वेक आता है, भूकंप आने के पहले जितने भी पक्षी होते हैं उस एरिया से, 4 घंटा पहले वहाँ से उड़ के सब निकल जाते हैं। वहाँ की जो मछलियाँ होती हैं सुनामी के पहले, हुँ, 8 घंटा पहले वहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं, या अलग-अलग उनको कैसे पता चलता है और आपको क्यों पता नहीं चलता? हुँ। क्योंकि आप कट गए हो। जो आप जुड़े हुए थे, अब जुड़े हुए नहीं हो। क्योंकि उनके अंदर कोई कोई एंटीना तो नहीं दिया ना भगवान ने, कोई ऐसे वायरें-वायरें तो नहीं लगी हुई कि उनको समझ में आएगा कि भूकंप आने वाला है। हाँ, आज कितनी ब बर्ड्स हैं जो माइग्रेशन करती हैं। मतलब 8,000 किलोमीटर यहाँ से चलती हैं, हर साल यहाँ जाती हैं, फिर वापस। उनके अंदर कोई यहाँ पे मैप तो नहीं दिया हुआ ना, कोई या कंपास तो नहीं दिया हुआ। वो नेचुरल फिनोमेना जो आपके अंदर कुदरत ने दिया है, वो सबके अंदर है, इंसानों में भी है। आज आप एक कुत्ता ले आओ घर में, आज की तारीख में, छोटा-सा कुत्ता ले आओ। आपके घर में जो सूर्य का प्रकाश गिरता है ना, अगर खाली इतनी सी जगह में भी गिरेगा, तो वो कुत्ता बचपन से ही उस सूरज के प्रकाश के नीचे सनलाइट के अंदर जाके बैठेगा 1 घंटा, 2 घंटा, क्योंकि वो सनलाइट इतनी ज़रूरी है। उसको किसने बोला? उससे किसने कहा कि जब उसका पेट खराब है तो घास खाए? हाँ। कैसे मालूम उसको? उसको कैसे मालूम कि जब वो अगर आप जैसे मेरे कुत्ते को आप गार्डन में ले जाओ, जैसे मेरे फार्म हाउस में, तो जो मट्टी जो होती है, मट्टी, उस मट्टी में जाके गोल-गोल, गोल-गोल घूमेगा। लेकिन आप अगर जिंदल चले जाओ, हेल्थ फार्म या किसी भी आयुर्वेदिक केंद्र में चले जाओ, वो वहाँ पे भी आपको मट्टी से आपको बिठाते हैं ना, हाँ। तो वो मट्टी, वो कुत्ते को किसने बोला कि मट्टी में घूम? कि मट्टी के अंदर अपने आप को एक एनवेलप कर लो, या उसके अंदर आप गोल-गोल, गोल-गोल घूमो, वो मट्टी आपके अंदर जानी चाहिए। किसने बोला उसको? घास खाने को किसने बोला? सनलाइट में बैठने को किसने बोला? वो नॉलेज आपके अंदर भी था, मेरे अंदर भी था, इनके अंदर भी था, इनके अंदर भी था, सबके अंदर था। दब गया, मर गया। तो वो अनाहता डॉट इन जो हम लोग की जो कंपनी है, जो मैं मेरा जो काम है, उसका कोर्स का नाम ही ट्रांसफॉर्म है। ट्रांसफॉर्म मतलब एक बदलाव, कि ये एक समझ कि ये आप वापस से अपने अंदर जागरूक कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। चलिए विजय जी, इतनी पूरी बातचीत करने के लिए यूँ तो रुकने की इच्छा नहीं हो रही, लेकिन घड़ी की सुइयाँ उनको भी थोड़ा-सा नमस्ते करना पड़ता है, इसलिए उनको भी नमस्ते और आपका ढेर सारा धन्यवाद। प्रणाम आपको कि आपने इतना सारा समय हमें दिया। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे विजय आनंद जी।
कई सारी ऐसी बातें बता रहे थे जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन अब जान गए हैं। इसे जानिए और अपनाइए भी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग, इंस्पिरेशनल और एम्पावरिंग पॉडकास्ट के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए मेरी सहेली, और जी हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्ते।